तो देखिए, जब हम बार बार जिक्र कर रहे हैं गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि गुजरात में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अच्छे अच्छे घर होने चाहिए, रियल एस्टेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं सर, जो ये जर्नी हमने दिखाई है रजील जी आपकी, कि 10 साल का एक्सपीरियंस, शून्य से आपने शुरुआत की, और आज जब हम गुजरात में एक बेहतरीन रियल एस्टेट देख रहे हैं तो उसमें बड़ा योगदान जो है वो आपका रहा है। तो शून्य से कैसे आपने शुरुआत की और कब ये थॉट आया कि रियल एस्टेट में एक बड़ा योगदान जो है वो हो सकता है गुजरात का? तो हेलो, सबसे पहले तो यही है कि जैसे कि हम कॉलेज में थे उस समय, तो हमारे एक प्रोफेसर साहब हुआ करते थे और वो इकोनॉमिक्स के थे। तो उनने कहा, बोले कि आप कुछ ऐसा काम करो कि जिससे कि आप जो, अगर सिटी है तो सिटी की जीडीपी में आपका योगदान हो, अगर स्टेट है तो स्टेट की जीडीपी में आपका योगदान हो। तो उस समय कुछ वो बात हिट हुई, और अगर आगे बढ़ना है तो एक कुछ नयापन ज़रूरी है, जो मतलब जो नया इनिशिएटिव जो आता है, जो इनोवेशन आता है, उसमें हमेशा ग्रोथ होती है। जब 2006 में मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट करके आया, गुजरात में आया था कि भाई चलो हम यहाँ पे कारोबार करते हैं, सूरत में साड़ियों का कारोबार करते हैं। तो 2008 से लेकर के 2010 तक तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब 2010 में मेरे सामने फर्स्ट टाइम जब धोलेरा स्मार्ट सिटी आई, तो मुझे वो आइडिया हिट हुआ कि ये एक बिल्कुल इनोवेशन है इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कि जो स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है तो इसको किया जाए। और तो इसके लिए हमने डीपली नॉलेज लिया, और डीपली नॉलेज लेने के बाद में 100% यही कामकाज स्टार्ट कर दिया जो धोलेरा स्मार्ट सिटी पे है। तो स्मार्ट सिटी अभी गुजरात की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उपलब्ध था, और जब 2010 के बाद आज जब 2025, यानी कुछ 15 साल का हम डिफरेंस जब हम देख रहे हैं, तो आज किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर? आपका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा? जब आपने पहली बार शुरुआत करी तो एकदम से तो सक्सेस नहीं मिलती है, वो कौन सा एक फेलियर था जो आपको हिट हुआ और फिर लगा नहीं यार यहाँ पर काम करेंगे तो ये परफेक्टली हो सकता है? सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आए तो देखा कि जहाँ पे हम कामकाज कर रहे हैं धोलेरा में, तो धोलेरा में फ़र्स्ट टाइम मैं गया था बारिश के दिनों में। तो बारिश के दिनों में फ़र्स्ट मेरी विज़िट थी, तो हम अपनी जगह पे भी नहीं जा पाए थे। हम ट्रैक्टर ट्रॉली से जाया करते थे उस समय अपनी विज़िट करने के लिए भी। फिर वहाँ पे जो रोड, रास्ते और जो इंफ्रा जो है वो इतना, मतलब वो स्टार्टिंग फेज था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसमें सिर्फ अनाउंसमेंट ही किया था कि हम यहाँ पे स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हम हमारे इन्वेस्टरों को लेके आते थे, तो सब नेगेटिव ही वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती थी, बिल्कुल नेगेटिव। और इतना मतलब काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे जाते, नेगेटिव होते, 1 साल 2 साल 3 साल, लगभग 2016 तक हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। और हमने कभी कभी मतलब लोग हमें बोलते थे कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो इसको छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन हमने यही सोचा कि भाई कि यहाँ पे जब ये जो स्मार्ट सिटी बन रही है, ये इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी है, तो इसको जाया नहीं करना चाहिए वक्त को। तो अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और कितने अभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं? जी, हमारे अभी अगर हम बात करें तो लगभग 23 प्रोजेक्ट्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं। और आने वाले दिनों में हमारे लगभग रिसेंटली इसी महीने में हम 2 से 3 प्रोजेक्ट और लॉन्च कर रहे हैं नए, जो रेजिडेंशियल भी हैं और इंडस्ट्रियल भी हैं। तो गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देख पाई, उसमें एक बेहतरीन बात मुझे ये लगी कि अगर हम थोड़ा दिल्ली एनसीआर को ऑब्जर्व करें तो दिल्ली एनसीआर में हमने देखा कि एकदम गगन चूमती इमारतें बनी हैं लेकिन खाली पड़ी हैं। लोग खरीद नहीं रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं लेकिन इतनी प्रोपेंसिटी टू स्पेंड नहीं है, इतनी इनकम नहीं है कि इतना लग्जरी फ्लैट जो है वो अफोर्ड कर पाए। लेकिन गुजरात में एकदम अलग तस्वीर मुझे नज़र आई। यहाँ पर लग्जरी फ्लैट्स थे, वेल ऑक्यूपाइड थे, कुछ भी अगर खाली नज़र नहीं आया, वर्क इन प्रोग्रेस नज़र आया लेकिन कुछ भी खाली नज़र नहीं आया। तो ये कैसे हो गया कि मतलब गुजरात से जब अब दिल्ली तक जा रहे हैं तो इतना डिफरेंस हो रहा है? जबकि दिल्ली तो कैपिटल है, वहाँ पर तो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन गुजरात में हम देख रहे हैं कि पूरी कैपेसिटी में लोग खरीद रहे हैं, मतलब सप्लाई है लेकिन डिमांड भी है। अभी अगर हम बातचीत करते हैं तो अभी जैसे कि स्टार्टिंग में हमारी बातचीत चल रही थी कि अपना गौरवशाली गुजरात जो हमने 2047 को हमने किया कि भाई हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर हैं। तो वैसे देखें तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं
वो देश भर में या विदेश भर में जो जो जाते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बातचीत करते हैं, तो अधिकतर मैं ये समझ सकता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो गुजरात में आ रहा है अधिकतर, क्योंकि जो गुजरात का जो इकोसिस्टम है और जो प्लग एंड प्ले जो सिस्टम है गुजरात का, वो सबसे बेहतर है। और यहाँ पे जो इंसेंटिव्स जो कंपनियों को मिलते हैं, सब्सिडी वगैरह मिलती हैं, तो वो काफ़ी अच्छी हैं। और ट्रांसपेरेंसी 100% रहती है यहाँ की गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का काफ़ी सहयोग रहा है गुजरात का जो डेवलपमेंट है उसमें। और अगर हम बातचीत करते हैं कि इस तरीके का जो डेवलपमेंट है कि यहाँ पे नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिमांड है, डिमांड अभी बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम बात करते हैं कि दिल्ली और आप जैसे एनसीआर की बातचीत कर रहे हो, तो दिल्ली एनसीआर में आज के दिन में काफ़ी इन्वेस्टर ज़्यादा हैं और उनको स्कोप नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, तो वहीं पे ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो एक इन्वेस्टमेंट का जो हवा है, मतलब फुग्गा टाइप में जो होता है ना, वो मतलब कि वहाँ पे जो आम आदमी है, आम आदमी की कैपेसिटी से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आ चुका है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिमांड और सप्लाई में काफ़ी अंतर है। बल्कि अगर हम गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में डिमांड और सप्लाई, जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड है वैसे वैसे सप्लाई होती रह रही है। तो अभी अगर आप कभी भी जाकर के देखो तो हमारे यहाँ पे किसी भी बिल्डर का या किसी भी डेवलपर का कोई भी जो चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, सारे सारे प्रोजेक्ट फुलफिल ही रहते हैं। तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही आता है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो उसमें एक सब्सिडी, एक सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का होना चाहिए। अगर मैं गुजरात की बात करूं और अगर आप एक रियल एस्टेट ओनर हैं और अपने आप के और भी कंपटीशन होते होंगे, तो क्या एक गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग का एक सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है? अगर हम ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बातचीत करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। और वो योगदान आता है कि गवर्नमेंट ऐसे नीतियां लेके आती हैं, तो जिससे उन नीतियों की वजह से अपने गुजरात में जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बाहर की कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं। जैसे कि हम आपको आज एग्जांपल देते हैं, जैसे बेचराजी में मारुति आ गई है, इससे वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। उसके बाद में अभी गुजरात को सेमीकॉन सिटी के रूप में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो सेमीकॉन सिटी में डिक्लेयर करने की वजह से यहाँ पे जितने भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनियाँ हैं वो गुजरात में आई हैं, खास करके धोलेरा में आई हैं, जहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है। और वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि वहाँ पे लगभग 91,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्टिंग में आया है, लेकिन वो 3 फेज़ में होगा, तो मतलब ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो बाहर की कंपनियां जितनी ज़्यादा यहाँ पे आएंगी, तो बाहर के जो लोग हैं जो यहाँ पे जो जॉब करने के लिए आएंगे, तो वहाँ पे ओबियसली यहाँ पे रियल एस्टेट की डिमांड बूम पे रहेगी। तो गवर्नमेंट की नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण। तो लैंड एक्विजिशन, जैसे अगर मान लीजिए आपको एक लैंड चाहिए, वहाँ पर आपको एक बिल्डिंग एस्टैब्लिश करनी है, तो उस लैंड एक्विजिशन में कितनी लंबा प्रोसेस जो है वो एक बिल्डर को पड़ जाता है, और आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो एक पूरा सिस्टम गवर्नमेंट का है, वो कितना इजीली जो है वो एस्टैब्लिश है? क्योंकि देखिए जितना इजीली और फास्ट सिस्टम होगा उतनी जल्दी आप अपने जितने भी कंज्यूमर हैं उसको, बायर को डिलीवर कर पाएंगे। यहाँ का अगर मैं गवर्नमेंट का जो रियल एस्टेट में जो लैंड क्लियरेंस का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम जितने भी डेवलपर्स हैं उनको फास्टली मूवमेंट में ये सारी चीज़ें प्रोसेस है वो इजीली हम करके दें, जिससे यानी कि उन्होंने सबसे पहले सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम अपनाया है। तो सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम में उन्हें स्टार्टिंग में ही लगभग जो काम 6 महीने में होता था, आजकल वो कामकाज हमारा यहाँ पे 3 महीने में होना स्टार्ट हो गया है। तो गवर्नमेंट की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो एक बायर और आप क्योंकि सेलर हैं, बायर और सेलर में एक ट्रस्ट डेफिसिट दूसरे स्टेट्स में देखने को मिलता है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, तो क्या जो बायर को प्रॉमिस किया जाता है कि आपको 3 BHK हम डिलीवर कर रहे हैं, उस 3 BHK में जो आपकी क्वालिटी होगी, क्वालिटी ऑफ टाइल्स होंगी, या मार्बल होगा, या किचन होगा, मॉड्यूलर किचन होगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ये पूरा सब कुछ उपलब्ध कराया रहता है, मतलब सेमी फर्निश्ड होता है, और जो क्वालिटी ऑफ इनपुट उसमें होगा कि अलग अलग चीज़ें जो लगी हैं, मतलब टूटी तक भी उसमें हमारा जो बायर है उसको उसमें सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। तो क्या वो एक ट्रस्ट बिल्ट हो रहा है बायर और सेलर के बीच में कि ये प्रॉमिस किया गया है और ये आपको मिल रहा है? अपने यहाँ पे जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनकी एक बात कहनी पड़े कि वो जो कमिटमेंट करते हैं वो 100% से फुलफिल करते हैं।
ऐसा मेरी निगाह में ऐसा कोई भी डेवलपर नहीं है जो कमिटमेंट किया हो और उसे मुकर गया हो। यानी कि जो भी वो बोलते हैं कि हम आपको इस कंपनी की टाइल्स हैं या आपको ये क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे या इतना स्पेस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो 100% से फुलफिल करते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है कि प्री इन्वेस्टमेंट भी होती है, मतलब आप पहले से ही अगर कोई एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और उसके लिए बहुत सारे लोग पहले से इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि जो बायर है वो बार बार उनको आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो देखने के लिए आते हैं, तो उनका भी फीडबैक जो वो लिया जाता है? जी, यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर को सबसे मेन चीज़ कैपिटल का होता है उनको, और इन्वेस्टर को क्या चीज़ चाहिए, बायर्स को क्या चाहिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी और एप्रिसिएशन, दोनों चीज़ें चाहिए। तो अपने यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो 1000 प्लस हमारे पास में से इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हमारे पास में रिपीट इन्वेस्टमेंट किया है, और जो हम ऐसा बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ में हमारा ये प्रोजेक्ट आने वाला है, तो एडवांस में ही वो क्या बुकिंग कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो प्री बुकिंग का भी लाभ लेते हैं हमसे। तो जैसे मान लीजिए कि फाइनेंस एक बहुत बड़ा मतलब अगर कहा जाता है कि अगर आप विमेन के ऊपर लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम पड़ता है, और कितना लोन होगा, उसकी ईएमआई कितनी होगी, तो क्या फाइनेंस पर्सपेक्टिव से भी आपकी तरफ से हेल्प की जाती है कि अगर कोई बायर आपके पास आ रहा है, शायद उसका बजट थोड़ा सा कम है लेकिन वो फाइनेंस कर ले तो उसको हेल्प हो जाएगी, तो क्या आपकी तरफ से रियल एस्टेट में ये भी हेल्प की जाती है बायर को? जी, हमारी तरफ से हमारी कंपनी की तरफ से सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाई बजट का में अगर कम है, तो हम जो बैंक फाइनेंशियल जो होते हैं उनसे उनका वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो ताकि वो आराम से उनकी हेल्प ले सकें। तो रियल एस्टेट में अभी जो जिक्र होता है वो ये कहा जा रहा है कि लग्जरी जो फ्लैट्स हैं उस पर तो रियल एस्टेट कंपनीज और अलग अलग जो एंटरप्रेन्योर हैं जो रियल एस्टेट में एंटर हो रहे हैं या बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लग्जरी फ्लैट्स पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो बजट फ्रेंडली, क्योंकि बहुत सारे घर तो लोग वही बना रहे हैं ना जो घर को अफोर्ड ही नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी पूंजी अपनी इकट्ठी की है और अब उन्हें घर खरीदना है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसकी तरफ प्लानिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पे लग्जरी तो देखो है ही है, साथ साथ में अफोर्डेबल जो होम्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्कीमें चला रखी हैं, और जो जितने भी रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी उनका योगदान है कि भाई वो अफोर्डेबल हाउस भी कर रहे हैं। अगर परसेंटेज के रेशो में देखें तो यानी कि 20-80 का रेशो होता है। अगर 20% लग्जरियस है तो 80% जो रेशो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में होता है। तो अफोर्डेबल हाउस की क्या मतलब कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि 50 या 60 लाख के बियॉन्ड जा रहा है तो वो अब अफोर्डेबल में नहीं आएगा, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लग्जरी की साइड जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो अफोर्डेबल जब हाउसिंग की तरफ अगर फोकस हो रहा है तो वो कितना बजट में अगर एक 2 BHK अगर किसी को खरीदना है जी, तो वो ऑफर हो जाता है गुजरात में? तो गुजरात में अगर हम 2 BHK की बातचीत करते हैं तो 40 to 50 lakhs में आराम से यहाँ पे हो जाता है, और उसकी डाउन पेमेंट और फाइनेंसिंग जो है वो श्योर बहुत 100% ईजी रहती है। ईजी। और अगर रजिस्ट्री की बात करें, एक बड़ा जो आजकल कन्फ्यूजन है कि रजिस्ट्रेशन जो आपका फ्लैट का होता है उसको लेकर बहुत बायर्स में डर रहता है कि हाँ ठीक है एक्विजिशन हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन में डर लगता है। स्पेशली अगर मैं थोड़ा दिल्ली नोएडा की बात करूँ तो वहाँ पर रजिस्ट्री को लेकर लोग बहुत डर में रहते हैं। नहीं, यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट की एक बातचीत कहनी पड़ेगी कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो लैंड एक्विजिशन का है या फिर जो लैंड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि ऑल ओवर इंडिया के जो दूसरे स्टेट हैं ना वो भी उसको फॉलो करने लगे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ऐसा है कि जो रजिस्ट्री टाइम पे भी होती है, और जो कमिटमेंट बिल्डर करता है वो फुलफिल उनको करना ही पड़ता है, ये मस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे कई बार जैसे कि हमें सुनने में आया है कि अदर स्टेट में जैसे NCR में है कि किसी व्यक्ति की जो 2 बार रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, बल्कि यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में तो ऐसा इम्पॉसिबल है, यानी संभव ही नहीं है ऐसा। तो दूसरी स्टेट्स के लिए क्या लेसन है कि एक तरफ रियल एस्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक बहुत क्रुशियल पॉइंट है हमारी इकोनॉमी के लिए कि अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जो एक GDP ग्रोथ है उसमें एक बहुत बड़ा डिफिसिट आ सकता है।
तो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, गुजरात तो योगदान दे रहा है, लेकिन दिल्ली तक अगर आपको एक मैसेज देना चाहें कि यहाँ पर क्या ऐसा सही हो रहा है कि वहाँ पर भी सही हो, क्योंकि दिल्ली में बहुत पुराने मकान हैं, हम देखते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट, उस तरीके की सपोर्ट जो है वो किस तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, और रियल एस्टेट बिजनेस जो है उसको उस तरीके से सोचना चाहिए, और क्या आप दिल्ली तक जाने की सोच रहे हैं? सबसे पहले जैसे जीडीपी की बातचीत की, तो मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना में लगभग, अगर चाइना की जीडीपी में रियल एस्टेट का लगभग 22 से 25% का योगदान रहता है चाइना में। और इंडिया में, अगर इंडिया की जो रियल एस्टेट में इंडिया की जीडीपी में योगदान 8 to 9% के समथिंग है। तो ये आप देखोगे आगे आने वाले 5 से 10 सालों में कि भाई इंडिया की जीडीपी में रियल एस्टेट का धीरे धीरे योगदान बढ़ रहा है, और वो जो लगभग जीडीपी के 15% तक, लगभग 2035 तक लगभग 15% के वो क्रॉस कर जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में जो दिल्ली है या एनसीआर है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आप बोल रहे हो कि जो पुराने घर हैं और हैं, उनको रीडेवलपमेंट का हिस्सा वहाँ पे गवर्नमेंट अभी लागू करने वाली हैं। बहुत बार ये सुना जाता है कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत पुराने लोग रहते हैं, मतलब 75 साल पुराने वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनका पुराना मकान है, वहाँ पर लैंड की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुजरात जैसा कि बहुत ही लैंड स्पेस है और आपके पास खाली प्लॉट पड़े हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में घर बना हुआ है, पुराना बना हुआ है। अब आपको उन घर वालों को कन्विंस करना है कि आपकी जितनी गज ज़मीन है, जितनी स्क्वायर फीट आपकी ज़मीन है, उतनी ज़मीन आपको मिलेगी, और कुछ समय के लिए आपको एक रेंट पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर रहेंगे जब तक बिल्डिंग बनती है। लेकिन वहाँ पर वो पुराने घर वाले इस चीज़ को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि हम अपना जो पुराना घर है वो कैसे छोड़ दें। तो एक पॉलिसी मेकिंग जो है, वो ट्रस्ट जिसका मैं जिक्र कर रही थी, वो रियल एस्टेट में और वहाँ के जो लोग हैं उनमें नहीं है, क्योंकि दिल्ली में डिमांड है लेकिन वो लैंड नहीं है। ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी हो, जो कोई भी व्यक्ति जिस घर में रहता है, अगर 40-50 साल हो गए रहते हुए, तो उसको एक दिल से लगाव हो जाता है। उस घर में उनकी बहुत सारी यादें हैं, वो जुड़ी रहती हैं। और गुजरात में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, गुजरात में भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ लैंड है। लेकिन यहाँ पे क्या लैंड अवेलेबल है, और यहाँ पे गुजरात में ऐसा कोई ऐसी बिल्डिंग है जो है वो जो रीडेवलपमेंट में अभी चालू नहीं हुई है, स्टार्टिंग नहीं हुई है, तो ऐसा अभी तक बहुत कम वाक़या है अभी है। लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली में फ्लैट सिस्टम बहुत पहले से आ गए हैं। जो गुजरात में जो पहले बंगलो सिस्टम है या रो हाउस सिस्टम है, गुजरात इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। हाई राइज को बहुत कम प्रीफर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या लैंड काफ़ी मात्रा में थी, इसके लिए ये चीज़ें, ये जो समस्याएं हैं गुजरात में इतना ज़्यादा नहीं है जितनी दिल्ली में गुजरात में अगर मैं एक बायर के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो क्योंकि अगर मैं पुराने लोगों की बात करूं तो वो थोड़ा खुद का घर इस तरीके से प्रेफर करते हैं कि बंगलो हो या तो अपनी स्टैंड अलोन बिल्डिंग हो, इस तरीके से, मतलब जो हो आसपास किसी का कुछ लेना देना हो। लेकिन अभी जो नई जनरेशन है वो थोड़ा फ्लैट प्रेफर कर रही है कि हम फ्लैट में रहते हैं, 2 BHK है, 3 BHK है, सालाना आपका कोई एक सर्विस ले रहा है कि आप इतने पैसे जो है वो अपनी सर्विस कॉस्ट जो है वो पे करेंगे। तो गुजरात जो है वो क्या प्रेफर कर रहा है यहाँ पर कि स्टैंड अलोन खुद की बिल्डिंग चाहिए या फिर फ्लैट्स प्रेफर कर रहे हैं? यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो बेसिकली इसी में ही ज़्यादा कर रहे हैं कि अपना जैसे रो हाउस हो, बंगलो हो, इसी में ही, क्योंकि उनकी एक थिंकिंग होता है। क्योंकि जो गुजराती मानस हैं, मतलब जो गुजराती व्यक्ति हैं, वो उनकी जो थिंकिंग चलती है वो एज ए बिजनेसमैन की तरह चलती है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं फ्लैट में अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फ्लैट का एक टाइम तक जाके, एक सर्टेन टाइम तक जा कर के वो हाई, मतलब कि उसकी रेट एप्रिसिएशन होता है, फिर उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर उतनी ही वैल्यू में अगर कोई मैं बंगलो लेता हूँ या रो हाउस लेता हूँ, चाहे सिटी से 5 किलोमीटर ज़्यादा दूर में लूँ, तो उसका हमेशा एप्रिसिएशन ही मिलेगा, डेप्रिसिएशन की कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो हमेशा लैंड में या लैंड पे बने हुए मकान में, जैसे रो हाउस हो या बंगलो हो, वो उसी में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को प्रेफर करते हैं। आप किस पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हैं? मतलब बीच का रास्ता आप अपना रहे हैं कि आप फ्लैट्स भी ऑफर कर रहे हैं और बंगलो भी ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप स्टैंड अलोन जो बिल्डिंग्स है उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं? जी, हम तो अभी स्टार्टिंग में तो लैंड में ही डीलिंग कर रहे हैं, हम ओपन प्लॉट्स में डीलिंग कर रहे हैं, और साथ साथ में हम बंगलों में डीलिंग कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है और लैंड की अगर कमी महसूस होगी तो फ्लैट्स में भी हम आएंगे।
तो अभी स्टार्टिंग में हमारा यही है कि प्लॉट्स और बंगलोज में है तो हमारे। प्लॉट्स अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि जो हमें अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है, अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है हमें कि जो लैंड है वो कभी भी डिप्रिसिएट नहीं होता। जी जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो उसकी डिप्रिसिएशन जो है वो हो जाती है। तो आज भी एक जो गुजराती है वो प्रेफर कर रहा है कि मुझे प्लॉट मिले और उसके ऊपर ही मैं घर बनाऊँ। जी 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 100% से। तो इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आने वाले समय में जो हमारी पॉपुलेशन की एक बहुत, हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि गुजरात में इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग टेस्ला जैसी आप सोचिए कि कंपनीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है वो यहाँ पर अब आने वाली हैं। तो सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन का लोड जो है वो भी होगा, और उस पॉपुलेशन के लोड के लिए आपको एक अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत है। वो एकदम से नहीं होता जो बैंगलोर के साथ हुआ कि एकदम से वहाँ पर सारी कंपनीज खड़ी हो गई, अब वहाँ पर वो पूरा पॉपुलेशन का लोड नहीं ले पा रही। तो वो क्या गुजरात में वो पूरी पॉपुलेशन के लोड लेने के लिए, क्योंकि वर्कफोर्स यहाँ पर आएगी, अब उनको रहने के लिए मकान चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी जो है वो चल रही है? तो इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के जब सीएम थे उस समय से उन्होंने एक प्लान किया था कि हम एक ऐसा स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें आगे आने वाली जो न्यू जनरेशन है उनको जो फैसिलिटी जो चाहिए वो सारी फैसिलिटी भी उसमें प्रोवाइड हो। और इंडस्ट्रियल के लिए कि जो इंडस्ट्रियल, जैसे कि आज के दिन हम आईटी की बातचीत करते हैं, एआई की बातचीत करते हैं, अपना सेमीकंडक्टर की बातचीत करते हैं, तो सारी की सारी यूटिलिटीज़, मतलब सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ है वो इस सिटी में इंक्लूडेड हो। और वो जो सिटी, जैसे कि उन्होंने 2010 में ये घोषणा की थी कि हम धोलेरा जो स्मार्ट सिटी है वो डेवलप कर रहे हैं। और धोलेरा की अगर मैं बातचीत करूं तो अगर मैं प्लांट जो स्मार्ट सिटी की बातचीत करता हूं प्लांट की, तो हम अगर पीछे इतिहास के पन्नों से उठा करके देखते हैं तो सबसे पहले इंडिया में प्लांट सिटी जो थी वो थी जयपुर, राइट, जो महाराजा जय सिंह जी ने बनाया था। उसके बाद में हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, लेकिन वो सिर्फ प्लांट सिटी ही थी। और जो मोदी जी ने अभी किया है कि स्मार्ट सिटी, प्लांट स्मार्ट सिटी, तो वो इंडिया में फर्स्ट आई है धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर में है और इंडिया में सबसे पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा वो सिटी आजकल है। हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बना दी जाती हैं, लेकिन पूरा जो सिविज सिस्टम होता है उसके बारे में नहीं सोचते। मतलब आप कभी एक बारी गुड़गांव में चले जाएं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ज़रूर जाइएगा, बारिश के मौसम में जाइएगा। वहाँ पर क्या होता है कि लिफ्ट पानी में डूबी हुई है बारिश के मौसम में, पूरा जो वो बेचारा फर्स्ट फ्लोर पर रहता है उसका मकान डूबा हुआ है, क्योंकि पूरा एक सिविज सिस्टम जो है वो नहीं बनाया गया। बिल्डिंग तो बना दी जाती है लेकिन वो पानी किस तरीके से रसेगा उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। क्या गुजरात भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करता है? नहीं, गुजरात में देखो कई जब बारिश का मौसम है, जो पुराना टाइम से जो गुजरात के जो सिटी डेवलप हुए हैं, जो इलाके डेवलप हुए हैं, उसमें थोड़ी बहुत अभी समस्याएं रही हैं, बाकी तो गवर्नमेंट ने उनको सबको क्लियर कर दिया है। लेकिन जो धोलेरा स्मार्ट सिटी है, वो जो स्मार्ट सिटी इस तरीके से डेवलप कर रही है गवर्नमेंट की, आगे आने वाले 100 सालों तक किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बना दिए हैं, और ताकि जो सीवरेज का पानी है वो ऑटोमेटिकली टनल से जा कर के समुद्र में चला जाए। अंडरग्राउंड सारी यूटिलिटीज़ जो हैं वो अंडरग्राउंड कर दी हैं। मतलब कि इस तरीके का बेहतर वो स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें आगे आने वाले 100 सालों तक कोई किसी भी चीज़ की समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल मतलब डिग फ्री सिटी बनाया है रियल एस्टेट और साथ ही जो गवर्नमेंट है और जो हम कह सकते हैं लोकल नगर पालिका है, उनमें आपस में एक सामंजस्य होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जो गुजरात के विकसित विजन का 2047 तक का जो एक पूरा विजन दिया और जिसमें रियल एस्टेट का जो बड़ा योगदान होगा उस पर आपने विस्तार से बातचीत की। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर आप प्लीज़ स्टेज पर रहिए।